हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम रेगुलर आपके लिए वीडियोस लेकर के आएंगे, तो आज मैं फिर आपके सामने आ गया हूं हमारा नया लेक्चर लेकर के। अब इन लेक्चर्स का फायदा आपको तब होगा जब आप इन लेक्चर्स को एक कंटिन्यूएशन में, सीरीज में देखेंगे। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं बच्चों, तो उनका पूरा फायदा उठाने के लिए पहले उनको सीरीज में देखना शुरू कीजिए, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो, बढ़िया कंटेंट लेकर के आऊंगा। ढेर सारे लाजवाब क्वेश्चंस हम लोग इसी चैनल पर सॉल्व करेंगे, और आपके नीट, आईआईटी जेई, एडवांस और मेंस सबकी तैयारी और आपके बोर्ड्स के भी जमकर तैयारी हम लोग इसी चैनल पर करने वाले हैं। मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर रॉजर गिल, और यह है आपका अपना प्यारा सा चैनल रॉजर गिल फिजिक्स। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सबसे पहले डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अब इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले हम बात करते हैं कि ये डायमेंशंस क्या होती हैं, इनको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, या इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये डायमेंशंस क्या हैं, आइए पहले देखते हैं हम लोग डायमेंशंस के बारे में। ठीक, तो डायमेंशंस को समझने के लिए अगर आपको याद हो, मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाई थी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। मैंने आपको बताया था कि हम क्वांटिटीज को, जिन क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं फिजिकल मीन से, और जिनकी टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसी सभी क्वांटिटीज को बच्चों हम लोग नाम देते थे फिजिकल क्वांटिटीज का। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज थी, इनको हमने कैटेगराइज किया था दो कैटेगरीज में। पहली थी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और जो दूसरी क्वांटिटी थी उसको हम लोग बोलते थे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अभी इन दोनों को बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि इनका असली मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की। तो आपको याद होगा मैंने ऐसी 7 क्वांटिटीज बताई थी जिनको हम फंडामेंटल नाम देते हैं। इनको फंडामेंटल क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन क्वांटिटीज को किसी दूसरी क्वांटिटी की टर्म्स में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। तो इसमें सबसे पहले आती थी मास, उसके बाद हम लोग लिखते थे लेंथ, उसके बाद हम लोग बोलते थे टाइम, फिर चौथे नंबर पर आता था टेम्परेचर, पांचवें नंबर पर आता था इलेक्ट्रिक करंट, छठे नंबर पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सातवें नंबर पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती थी। अब इनको रिप्रेजेंट करने का भी तरीका मैंने आपको बताया था, आइए वो भी लिख लेते हैं। मास के लिए हम लोग यूज करते हैं कैपिटल एम, लेंथ के लिए हम लोग यूज करेंगे कैपिटल एल, टाइम के लिए यूज करेंगे कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिए यूज करेंगे कैपिटल के, करंट के लिए यूज करेंगे कैपिटल ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए MOL, शॉर्ट फॉर मोल। ठीक, इन्हीं को कहा जाता है फंडामेंटल। इन्हें फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन क्वांटिटीज को आप किसी दूसरी क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। मास को केवल मास की टर्म्स में ही समझाया जा सकता है, लेंथ को केवल लेंथ की टर्म्स में ही समझाया जा सकता है, टाइम को सिर्फ टाइम की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसीलिए इनको कहा जाता है फंडामेंटल। इनके अलावा बाकी दुनिया की जितनी भी क्वांटिटीज हैं, उनको इन क्वांटिटीज से हम लोग डिराइव कर सकते हैं,
इसीलिए उन क्वांटिटीज को बोला जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ एग्जांपल से आइए समझते हैं। अगर हम बात करें सिंपल सी क्वांटिटी स्पीड की, तो स्पीड होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों डिस्टेंस इनमें से क्या कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है, आप कहेंगे हाँ सर, डिस्टेंस तो लेंथ होती है। तो डिस्टेंस के लिए मैं लेंथ लिख सकता हूं कैपिटल एल, और नीचे है टाइम जो कि खुद क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो टाइम के लिए मैं लिख दूंगा कैपिटल टी। तो अब इसको अगर मैं एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करूं तो एल की पावर 1 टी की पावर -1 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड अपॉन टाइम। सिंपल कहें तो स्पीड अपॉन टाइम लिख सकते हैं, वैसे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं। अब स्पीड के लिए हम ये लिख सकते हैं L1 t-1, और नीचे टाइम के लिए t लिख देंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा L1 t की पावर -1, ये 1 ऊपर जाके माइनस का हो गया तो बन गया L की पावर 1 t की पावर -2। ऐसे ही अगर हम बात करें एक और क्वांटिटी फोर्स की, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास तो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं, तो उसके लिए हम लिख देंगे m, और एक्सेलरेशन के लिए अभी हमने लिखा L1 t-2, तो फॉर्मूला बन जाएगा m1 L1 t-2। अब आप कहोगे सर ये सब तो आपने पढ़ा दिया, ये तो बताया ही नहीं कि डायमेंशंस क्या होती हैं। बच्चों डायमेंशंस इन्हीं से निकलती हैं। ये जो पावर्स आप देख रहे हो, लेंथ की पावर, टाइम की पावर, यहाँ लेंथ टाइम, यहाँ मास लेंथ और टाइम, ये जो पावर्स है ना, इन्हीं पावर्स को बोला जाता है बच्चों डायमेंशंस। दीज पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या हुई बच्चों, डायमेंशंस है इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स जिन तक हमने इनको रेज किया ताकि हम किसी भी क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सके। जैसे स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ को कितनी पावर तक लेकर के गया, 1 तक, टाइम को कितनी पावर तक रेज किया, -1 तक, तो मुझे क्या मिल गई, स्पीड। तो लेंथ की डायमेंशन 1 हो गई, टाइम की डायमेंशन -1 हो गई फॉर स्पीड। इसी तरीके से एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ को कितनी पावर तक रेज किया, 1, टाइम को कितनी पावर तक रेज किया, -2, तो एक्सेलरेशन में लेंथ की डायमेंशन हो गई 1 और टाइम की डायमेंशन हो गई -2। इसी तरीके से फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मास को कितनी पावर तक रेज किया, 1, लेंथ को कितनी पावर तक रेज किया, 1, टाइम को कितनी पावर तक रेज किया, -2, तो मास की डायमेंशन 1 हो गई, लेंथ की डायमेंशन 1 हो गई और टाइम की डायमेंशन हो गई -2 टू रिप्रेजेंट फोर्स। ठीक, तो इसीलिए हम डायमेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू व्हिच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। अगर आपको किसी भी क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना है तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को जिन पावर्स तक रेज किया जाता है उन पावर्स को ही कहा जाता है डायमेंशंस। वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट करते रहिए, अपने सुंदर सुंदर से नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आपको आसानी हो सके रिवाइज करने में। लिख लिया? तो चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं डायमेंशंस को अच्छे से समझने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट प्रेशर। प्रेशर की बात करते हैं। अब अगर आप याद करें प्रेशर का फॉर्मूला होता था फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों हमने अभी सीखा था। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता था m1 L1 t-2, और बच्चों ये जो एरिया होता है इसको लेंथ इनटू लेंथ बन जाता है तो लेंथ स्क्वायर बन गया। अब ये जो फॉर्मूलाज मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके, इनको कहा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अगर कभी भी आपसे कहा जाए ना
राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी। तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसका जो भी डायमेंशंस के साथ फॉर्मूला होगा वो लिख दीजिएगा, उसी को कहा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो चलिए ये वैल्यूज को प्लग इन करते हैं ऊपर वाले फॉर्मूला में। तो हमारे पास आ जाएगा m1 L1 t-2 अपॉन l की पावर 2। अब यहाँ पर हम एक्सपोनेंट्स के कुछ सिंपल से रूल्स का इस्तेमाल करेंगे। उन रूल्स को आप अपने पास नोट कर लीजिएगा इन केस अगर आपको एक्सपोनेंट्स में दिक्कत होती है। ठीक, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे a की पावर x इंटू a की पावर y होता है a की पावर x प्लस y। यानी अगर बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर y होता है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। ठीक, और अगर लिखा हो a की पावर x उसकी होल पावर y तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये तीन बेसिक से एक्सपोनेंट्स के रूल्स हैं जिनको हम डायमेंशंस में यूज करेंगे। ठीक, तो अब यहां पर देखो, यहाँ l की पावर 1 है, यहाँ l की पावर 2 है, तो ये सेकंड वाला रूल लग जाएगा डिवीजन वाला। तो ये l की पावर ऊपर जा करके हो जाएगी -1। तो m की पावर 1 l की पावर 1 - 2 और t की पावर -2। तो आंसर आ गया m1 l - 1 t - 2। तो अगर मैं पूछूं बताओ प्रेशर में मास की डायमेंशन क्या होती है, आप कहोगे सर 1 होती है। अगर मैं पूछूं लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, आप कहोगे सर -1 होती है। अगर मैं पूछूं टाइम की डायमेंशन क्या होती है तो आप कहोगे सर -2 होती है। ठीक, तो हमारे पास मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में प्रेशर का आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए एक और क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वर्क। अब जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने देखा था, ये था m1 L1 t-2 और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है l की पावर 1। अब लगाएंगे हमारा पहला वाला रूल, l की पावर 1 इंटू l की पावर 1 हो जाएगा l की पावर 1 + 1 यानी l की पावर 2। तो हम लिखेंगे m1 L2 t-2। ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। अगर मैं पूछूं व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन वर्क, तो आप कहोगे सर मास की डायमेंशन है 1, लेंथ की डायमेंशन है 2 और टाइम की डायमेंशन है -2। ठीक, ऐसे ही एक और क्वांटिटी की बात करते हैं, सरफेस टेंशन की। अब भैया ये जो सरफेस टेंशन होती है इसका फॉर्मूला होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू एन इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। सिंपल भाषा में अभी समझे, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m1 L1 t-2, लेंथ का L1, अब ऊपर भी L1 नीचे भी L1, उड़ा दो, मार दिया, L1 ने L1 को मार दिया, तो क्या बचा फॉर्मूला, m की पावर 1 t की पावर -2। तो अगर मैं पूछूं व्हाट आर द डायमेंशंस तो आपको सर मास की डायमेंशन 1 है, टाइम की डायमेंशन -2 है। मैं पूछूं व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन सरफेस टेंशन, आप कहोगे सर लेंथ तो है ही नहीं। तो अगर लेंथ नहीं है तो इसमें लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी 0। तो अगर कोई क्वांटिटी हो जिसमें डायमेंशन ही ना हो, ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस। तो अगर आपके पास कभी भी कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो, यानी जिसमें कोई भी डायमेंशन ना हो, ना मास की, ना लेंथ की, ना टाइम की, ना ही कोई और फंडामेंटल क्वांटिटी की, तो उसका फॉर्मूला होता है m0 L0 t0। जैसे कि अगर आप किसी भी नंबर की बात करें 1 2 3 4 5 6, इनमें कोई डायमेंशन थोड़ी होती है, ये तो सिर्फ नंबर हैं। तो ये क्या बन जाएंगे, डायमेंशनलेस बन जाएंगे, है ना। अगर आप पूछें रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या बन जाएगा, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, सारी डायमेंशंस एक दूसरे को मार देंगी, क्या बन जाएगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड अपॉन स्पीड, सारी डायमेंशन एक दूसरे को मार देंगी, क्या बन जाएगा? डायमेंशनलेस। एंगल, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ अपॉन लेंथ, आर्क भी लंबाई और रेडियस भी लंबाई, सारी डायमेंशन एक दूसरे को मार देंगी, क्या बन जाएगा? डायमेंशनलेस। तो हर तरह की क्वांटिटी होती है, ऐसी भी जिनके पास डायमेंशंस हो उन्हें बोलते हैं डायमेंशनल, ये सब डायमेंशनल हैं। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जिनके पास डायमेंशंस नहीं होती, उनको बोला जाता है डायमेंशनलेस। आई बात समझ में? अब आप कहोगे सर चलो ये तो आपने हमें अच्छे से पढ़ा दिया, अगर हमें ये फॉर्मूला ही ना आता हो तब हम क्या करें? तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा कि अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है और उसमें जो वैल्यू है उसके साथ उसकी यूनिट लिखी है, तब उस यूनिट का इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर हमें दी गई है एक वैल्यू, देखो ये इतने सारे वैल्यूज आपके पास हैं, जरा जांचो तो इनमें से तुम किसको जानते हो? आप कहेंगे सर इनमें से हम बस एक ये सरफेस टेंशन को तो जानते हैं, अभी आपने पढ़ाया, लेकिन इसके अलावा हम इनमें से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नहीं जानते, हमें तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं पता है ना? तो अब हम इनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे जस्ट बाय नोइंग द यूनिट्स, केवल इन यूनिट से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखो बच्चों इसके लिए आपको कुछ बेसिक से डायमेंशनल फॉर्मूलाज आना जरूरी है, अगर आपको वो बेसिक फॉर्मूला भी नहीं आते होंगे ना, फिर आप इससे भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे, ठीक है? तो इसको सिंपल तरह से लिख लें अगर, तो न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर, क्योंकि जब पावर -1 होती है ना बच्चों, माइनस पावर होती है, तो इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल। अब देखो न्यूटन किसकी यूनिट होती है बच्चों? फोर्स की, तो m1 L1 T-2। मीटर किसकी होती है बच्चों? लेंथ की। ऐसे ही केजी किसकी होती है? मास की, है ना? तो अब यहां पर देखो a की पावर x अपॉन a की पावर y वाला फॉर्मूला, यहां लगेगा a की पावर x इंटू a की पावर y वाला फॉर्मूला, तो हमारे पास आ जाएगी मास की पावर 1 - 2, लेंथ की पावर 1 + 2 और टाइम बेचारा अकेला रह गया। तो आंसर क्या आया जल्दी से बोलो? m-1 L³ T-2। ये बन गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G से इसको डिनोट किया जाता है। आइए दूसरे को देखते हैं, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल Y। यंग्स मॉडुलस इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन किसकी यूनिट है बच्चों? फोर्स की, तो m1 L1 T-2 और मीटर होती है लेंथ की, तो L की पावर 2, तो बन जाएगा m की पावर 1 L की पावर 1 - 2 और T की पावर -2। तो फॉर्मूला आ गया m1 L-1 T-2। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला तो मिल रहा है किससे? सेम ऐसा ही फॉर्मूला प्रेशर का होता है, तो क्या यंग्स मॉडुलस और प्रेशर एक ही बात है? मैं कहूंगा नहीं, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने से दो क्वांटिटी सेम नहीं बन जाती, ये बात याद रखना है। डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने से क्वांटिटी सेम नहीं बन जाती, अलग अलग क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक? अब इसके बाद तीसरे वाले पर आते हैं, पावर। इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकेंड, यानी जूल अपॉन सेकेंड। जूल किसकी यूनिट होती है बच्चों? वर्क या एनर्जी की, तो वर्क का फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, mL² T-2। और सेकेंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की, तो ये टाइम ऊपर जाकर के माइनस बन जाएगी, तो m1 L² T-2 -1, तो -2 - 1 कितना हो जाएगा? -3, तो m1 L²
टी की पावर -3। ये बन गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर। चौथा देखिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी यूनिट है पास्कल सेकेंड। पीए पास्कल के लिए शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी यूनिट है पास्कल सेकेंड, ठीक है। पास्कल किसकी यूनिट होती थी? प्रेशर की, ठीक। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L-1 T-2, और सेकंड किसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है? टाइम का। तो टाइम की पावर -2 + 1 हो जाएगा। तो m1 L-1 टाइम की पावर -2 + 1, तो बन जाएगा m1 L-1 और t की पावर -1, ठीक। ये हमारे सामने डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके बाद अगला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे सरफेस टेंशन का। ये तो हम सब ने अभी पहले भी सीखा था, तो आइए इसको दोबारा से निकालते हैं। सरफेस टेंशन, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर, यानी न्यूटन अपॉन मीटर। देखो, न्यूटन पर मीटर यानी न्यूटन अपॉन मीटर। न्यूटन किसकी यूनिट होती है बच्चों? फोर्स की। तो m1 L1 T-2, और मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की। अब भैया इस लेंथ ने इस लेंथ को मार दिया, क्योंकि दोनों बराबर थे, खत्म, मार दिया। तो क्या बचा हमारे पास? m की पावर 1 t की पावर -2। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन सरफेस टेंशन? अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, ठीक है। जल्दी से टाइप कीजिएगा। शुरू के जो जल्दी से आंसर लिखेगा, वीडियो के जैसे ही देखते साथ आंसर लिखेगा, उसके कमेंट को मैं लाइक करूंगा, आई विल गिव अ हार्ट। जल्दी से देखिए, ठीक है, जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद लास्ट था हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। अब प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करें, इसकी यूनिट देखो क्या दी है? जूल सेकेंड, ठीक है। तो इसकी यूनिट हो गई जूल सेकेंड। जूल किसकी यूनिट होती है बच्चों? एनर्जी की या वर्क की, ml² T-2, और सेकेंड होती है टाइम की। तो हमारे पास आ गया m1 L² T की पावर -2 + 1, ठीक। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया m1 L² T की पावर -1। तो आप देख सकते हैं हमने इतनी सारी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिए जिनके फॉर्मूलाज हमें नहीं आते थे। सिर्फ हमने क्या इस्तेमाल किया? उनकी यूनिट्स का। तो इस तरीके से, इस ट्रिक से आप उन क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल पाएंगे जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, ठीक है। सबको समझ में आ गया मेरा ये कॉन्सेप्ट? यस और नो? अगर आप लोगों को यहां तक मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है और आपके लिए फिजिक्स आसान हो रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और वो जो बेल आइकन है ना चैनल के नाम के आगे, उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से उसको देख करके अपने नोट्स बना करके अच्छे से पढ़ पाएं। आपकी सभी नीड्स को, फिजिक्स की नीड्स को, जिसमें हम एकेडमिक्स भी होगी, आपकी बोर्ड की पढ़ाई भी है और आपके कंपटीशन की पढ़ाई भी इसी चैनल पर जमकर करने वाले हैं। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूं, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको फॉलो कर लीजिए। और ये हमारा प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको डीपीपीज और स्टडी मटेरियल मिलेगा, ताकि आप फिजिक्स को जमकर पढ़ पाए, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे जमकर फिजिक्स की पढ़ाई।